फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर के अगले लेक्चर की तरफ, जो कि है लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने पीएच स्केल और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। जैसा कि हमने पता है कि पहले लेक्चर में हमने अम्ल क्षार के बारे में डिस्कस किया था। दूसरे लेक्चर के बारे में हम कहते हैं कि उसमें ब्रोंस्टेड, लोरी, आरेनियस और लुईस के बारे में डिस्कस किया था। तीसरे लेक्चर में हमने पीएच स्केल के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कुछ यौगिकों के बारे में। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारे NaCl के बारे में। किसके बारे में? NaCl के बारे में। लेकिन मैं हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, कुछ उपयोगी यौगिक। तो देखिए हमारा पहला यौगिक क्या है? NaCl, या मैं लिखता हूँ सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है ये NaCl। NaCl को साधारणतः हम कहते हैं साधारण नमक। क्या कहते हैं? साधारण नमक। जो आपके टाटा का आता है, निरमा का आता है, वो साधारण नमक भी इसे हम कहते हैं। इसका निर्माण हम जानते हैं कि समुद्र के पानी या खारे पानी की झीलों से करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जैसे ही मैंने अगर पानी को सुखा दूँ मुझे नमक मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपका नमक जो होगा वो प्योर होगा। क्यों? क्योंकि वो जो नमक होगा या NaCl होगा वो अशुद्ध होगा। क्या होगा? अशुद्ध होगा। वो अशुद्ध इसलिए होगा क्योंकि खारे पानी में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, या NaCl के साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ जुड़ी होती है। जैसे कि मैं बोल दूँ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ लवण जुड़े हुए होते हैं। क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के उसमें लवण होते हैं, या उसके कुछ यौगिक होते हैं जो NaCl को अशुद्ध बनाते हैं वहाँ पर। तो इस NaCl को शुद्ध करने के लिए, यानी हमें जो सोडियम क्लोराइड है वो शुद्ध प्राप्त कैसे हो, तो इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं HCl गैस प्रभावित कराकर। यानी कि जब हमें परत पर या सतह पर जब हमें जो NaCl के कण मिलेंगे उसके साथ हम क्या करेंगे? HCl गैस प्रवाहित कराएंगे, तो जो हमें NaCl मिलेगा वो शुद्ध NaCl मिलेगा। क्या मिलेगा? शुद्ध NaCl मिलेगा। इस NaCl का उपयोग हम काफ़ी सारे यौगिकों को बनाने में करते हैं, जैसे कि NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या मैं कह दूँ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे कई सारे यौगिकों के निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं। इसके गुणों के बारे में हम देख लेते हैं। इसके गुण कैसे हैं? ये एक सफ़ेद क्रिस्टल होता है। क्या होता है? सफ़ेद क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब होता है दानेदार फॉर्म होती है। जो आप सभी ने नमक को देखा ही है कि नमक किस प्रकार का होता है। क्या होता है? सफ़ेद क्रिस्टल होता है। इसका जो गलनांक होता है, क्या होता है? गलनांक। इसका जो गलनांक होता है वो होता है लगभग 1081 केल्विन। केल्विन एक ताप है, यानी ताप का एक डिटेक्टर है जिससे हम केल्विन कहते हैं। इससे हमें पता लगता है कि वो उस नमक का जो गलनांक टेम्परेचर है वो कितना है। तो उसका टेम्परेचर कितना है? 1081 केल्विन। ये जल में अत्यधिक विलय होता है। आप सभी जानते हो जैसे ही हमने जल में नमक को डालेंगे या NaCl को डालेंगे वो फटाफट से घुल जाता है। तो ये क्या होता है? जल में अत्यधिक विलय। क्या होता है? ये जल में अत्यधिक विलय होता है। जल में अत्यधिक विलय होने के साथ साथ ये फटाफट से घुलता है, तो पानी को क्या कर देता है? खारा कर देता है। और एक प्रकृति ये है कि ये जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है? ये आयनित हो जाता है। इसका ये गुण है, जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आयनित क्या है, तो मैं आपको बता दूं
जैसे ही मैं NaCl को पानी में डालता हूँ तो ये धातु इससे अलग हो जाएगा, यानी NaCl अलग हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये जो है, ये जो फॉर्म बनी है आपके सामने, ये होती है आयनित फॉर्म। क्या होती है? आयनित फॉर्म। इसका उपयोग हम काफ़ी सारे यौगिकों के बनाने में करते हैं, जैसे कि NaOH हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये बहुत सारे यौगिकों में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे अगले यौगिक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हमारे अगले यौगिक के बारे में, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि वो क्या होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है, यानी केमिकली जो इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है NaOH। इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि आपकी नानी जी वगैरह या आपके दादी जी वगैरह जब भी कोई साबुन बनाते हैं घर पे, तो एक कास्टिक सोडा बोलते हैं वो। तो जो कास्टिक सोडा होता है वो यही होता है, NaOH। ये थोड़ा हार्मफुल होता है, एक क्षार होता है, ध्यान रखिएगा। तो NaOH का जो औद्योगिक स्तर पर निर्माण किया जाता है वो NaCl के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? NaCl के द्वारा। तो औद्योगिक स्तर पर औद्योगिक स्तर पर NaCl द्वारा निर्माण होता है। इसका किसके द्वारा होता है? NaCl द्वारा निर्माण होता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो वो अभिक्रिया देखिए आप। मैं NaCl की अभिक्रिया कराता हूँ जल के साथ। किसके साथ कराता हूँ? जल के साथ। तो देखिए जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2 गैस। अब ध्यान दीजिए, ये जो मुझे मिला है कंपाउंड, ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपको मिल चुका है औद्योगिक स्तर पर। जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, जब इसे बनाया जाता है, तो NaCl को जल में मिलाकर इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, या आप इसे डाइहाइड्रोजन भी बोल सकते हो, ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो इसके कुछ गुण हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। पहला गुण ये है कि ये एक श्वेत सफेद क्रिस्टल होता है। श्वेत क्रिस्टल ठोस होता है। इसका जो विलयन होता है, या इसका जो जलीय विलयन है, वो क्षारीय प्रकृति का होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक प्रबल क्षार है। आप सभी ने क्षार जब मैंने पढ़ाया था तब आपने देखा था, ये जो रिएक्शन हम बनाते हैं NaOH की, वो क्या है? एक क्षार है। अब इसका एक अगला गुण ये है कि इसका उपयोग, या इसका जो गुण है, जो क्लोरीन गैस इसके उत्पाद में मिलती है, उसका हम करते हैं जल शोधन में। यानी जो आपका स्विमिंग पूल का पानी होता है उसमें हम क्लोरीन गैस मिलाते हैं। क्लोरीन के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो हम जल में डालते हैं, जिससे वो पानी के वो साफ दिखे। और ये जो H2 है, डाइहाइड्रोजन, इसका उपयोग हम करते हैं रॉकेट के ईंधन में। रॉकेट ईंधन में। अब आप सोच रहे होंगे कि रॉकेट ईंधन में फ्यूल काम में आता है। नहीं, फ्यूल के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी उसमें मिलाई जाती है। वो जो होती है वो द्रवित हाइड्रोजन होती है।
द्रवित हाइड्रोजन होती है, यानी लिक्विड हाइड्रोजन गैस उसमें मिलाई जाती है, इसलिए वो रॉकेट थोड़ा लाइट वेट हो जाता है इस हाइड्रोजन गैस के कारण। इसका उपयोग हम लेबोरेटरी में भी करते हैं अभिकर्मक के रूप में। यानी प्रयोगशाला में ये अभिकर्मक के रूप में काम आता है और ये बहुत प्रबल अभिकर्मक है, तो थोड़ा इसे सावधानी से उपयोग किया जाता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले यौगिक की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले यौगिक के बारे में, जिसका नाम है विरंजक चूर्ण, या इंग्लिश में उसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जो लड़कियां कराती है ब्लीच वगैरह फेशियल वगैरह वो। तो अब डिस्कस करते हैं हम विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण, इसे इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है ये। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका निर्माण कुछ इस तरीके से किया जाता है कि बुझे हुए चूने, यानी कि मैं एक तरह से कह सकता हूँ आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब मैं करवाता हूँ क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या मिलेगा मुझे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस मुझे इसके साथ क्या मिलेगा, जल। क्या मिलेगा, जल। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसे क्या कहते हैं हम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है थोड़ा हार्मफुल भी होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि स्किन पे लगाने से थोड़ी जलन होती है, क्योंकि फिर भी देखिए लड़कियां इसे करवाती हैं बड़े शौक से। इसका गुण देखिए, इसका एक गुण होता है ये तीक्ष्ण गंध का होता है, यानी इसकी जो गंध होती है वो तीखी होती है। क्या होती है, तीखी गंध होती है। कैसी गंध होती है इसकी, तीखी गंध होती है। ये ठंडे जल में विलय है, किस में विलय है, ठंडे जल में। ठंडे जल में विलय है ये। एक चीज ये है कि ये जब हवा में खुला हो, किस में हो, हवा में, तो क्लोरीन गैस निकालता है, तो वायु में खुला छोड़ने पर Cl2 गैस या क्लोरीन गैस निकलती है। क्लियर, आप सभी को ये दोनों इसके जो उपयोग है या गुण हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम इसमें ये देखते हैं कि ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कर क्या करता है, क्लोरीन गैस हमें देता है। क्या देता है, क्लोरीन गैस हमें देता है। तो देखिए, तनु अम्ल के साथ क्रिया कर Cl2 गैस देता है। क्या देता है, Cl2 गैस देता है। तो इस अभिक्रिया को देखिए, मैं लिख रहा हूं, ये हो गया हमारा कंपाउंड या ब्लीचिंग पाउडर। इसकी अभिक्रिया करी मैंने तनु अम्ल के साथ, तो तनु H2SO4 क्या हो गया, तनु H2SO4। तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस। देखिए ये क्लोरीन गैस मिल गई हमें। यानी जब भी ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस और कैल्शियम सल्फेट। एक चीज ये है कि जब क्लोरीन
जब क्लोरीन गैस या क्लोरीन बोल सकते हो आप, पानी के साथ अभिक्रिया करेगी, किसके साथ? पानी के साथ। यानी ये जो ऑक्सीजन जब निकली है, इसकी अभिक्रिया जब आप पानी के साथ कराओगे तो हमें क्या मिलेगा? NaCl प्लस एक नवजात ऑक्सीजन। ये जो अभिक्रिया लिख रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी क्लोरीन गैस, यानी कब? जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया तनु अम्ल से कराओगे, जब जो क्लोरीन गैस निकलेगी उसकी अभिक्रिया जैसे ही आप जल से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? HCl और एक नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन परमाणु मिलता है। क्या मिलता है? एक नवजात ऑक्सीजन परमाणु मिलता है। देखिए मैंने ये अभी अभिक्रिया संतुलित की है। तो ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये काफ़ी प्योर है, तो हमें इसे एक तरह से इस बॉक्स में बंद करना चाहिए। कोई भी नवजात ऑक्सीजन या परमाणु जब अभिक्रिया में लिखा जाता है तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ उपयोग के बारे में कि इसके उपयोग क्या क्या हैं। इसका उपयोग एक तो वस्त्र में किया जाता है, यानी वस्त्र उद्योग जो होता है उसमें किया जाता है, उनको विरंजक करने के लिए। अब देखिए कि कपड़े पे आप ब्लीचिंग पाउडर डालिए, कपड़ा सफ़ेद हो जाता है, रंगीन कपड़ा सफ़ेद हो जाता है। लड़कियां फिर भी इसका उपयोग करती है, किस लिए? गोरा होने के लिए। क्लियर? इसका उपयोग किया जाता है कागज उद्योग में। एक इसका उपयोग होता है अब आपके प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किसमें होता है? प्रयोगशाला के अभिकर्मक में। एक होता है पेयजल के शोधन में। एक होता है रोगाणु नाशक या कीटनाशक में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, ये इसके उपयोग क्या है, इसके गुण क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले यौगिक के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे अगले कंपाउंड के बारे में या अगले यौगिक के बारे में। तो उसका नाम है हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा है, इसका फॉर्मूला हो गया ये सोडियम बाइकार्बोनेट। या हम इसे कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो निर्माण है वो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड में जब जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाई जाती है तब इसका निर्माण होता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है वो अभिक्रिया देखिए आप सामने। अब आप देखें यहाँ पर क्या है मेरे पास? सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो इसका निर्माण कैसे होगा? तो सबसे पहले मुझे मिलेगा ये, और फिर मुझे मिलेगा ये। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिले, एक को तो हम जानते हैं लेकिन दूसरे को नहीं जानते। तो ये जो दूसरा प्रोडक्ट है इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। और ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
क्लियर। इसका निर्माण कुछ इस तरीके से किया जाता है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये क्या होता है, ये होता है हमारा बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा, यानी हम इसे किस में यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन और आती है जो है कुछ इस तरीके से यानी कि मैं इसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट से भी कर सकता हूँ। किससे कर सकता हूँ, सोडियम कार्बोनेट से, यानी कुछ इस तरीके से, यानी मैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराता हूँ जल की उपस्थिति में, तो मुझे मिलेगा यही सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन आपके बैलेंस्ड, अगर मैं जैसे यहाँ टू लगाता हूँ तो ये रिएक्शन पूरी बैलेंस हो जाती है। अब आप इसके कुछ गुणों के बारे में देखिए। ये श्वेत क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल यानी कि जैसे कि आप नमक देखा उसी प्रकार ये होता है। ये जल में विलय होता है। कैसा होता है, जल में विलय होता है, लेकिन ये जो जल में होता है जल में अल्प विलय होता है, यानी कम घुल पाता है। ये जल में अल्प विलय कैसा होता है, ये जल में अल्प विलय यानी कि पूरा नहीं घुल पाता है। पूरा नहीं घुल पाने के कारण ये क्या होता है, इसमें कुछ दाने रह जाते हैं। इसका जो विलयन होता है जल में विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय, यानी जो इसका विलयन होता है जल में वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अब यह है कि जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, इस सोडियम बाई कार्बोनेट को आप गर्म करोगे तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कुछ इस तरीके से। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अब इस आप रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए केवल क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना है। ये पूरी रिएक्शन एक बैलेंस रिएक्शन हो गई है। अब इसके उपयोग क्या क्या है, उपयोग आप जानते हो कि बेकिंग सोडा का उपयोग हम किस में करते हैं, खाद्य पदार्थ में, यानी खाद्यान्न में हम इसका उपयोग करते हैं। प्लस इसका उपयोग जो है हम करते हैं सोडा वाटर में। किसमें करते हैं, सोडा वाटर, जो आप सोडा वाटर पीते हो उसमें। और अभिकर्मक के रूप में, और अनेकों चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। एक यूज़ इसका ये है कि इसका जो यूज़ है हम करते हैं पूर्तिरोधी में। किस में करते हैं, पूर्तिरोधी में, यानी कि कहीं पर आपके कट फट जाता है तो उसकी जगह हम इसका यूज़ करते हैं पूर्तिरोधी में। जैसा कि मैंने बताया था, जब चींटी का डंक काटते हैं तो आप इस सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। क्लियर। और इसका एक यूज़ किया जा सकता है अग्निशमन में। किस में किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्रों में, यानी जब आपके आग लग जाती है तो उसके बुझाने का जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर सोडियम बाई कार्बोनेट भी आता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे अगले यौगिक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हमारे अगले कंपाउंड के बारे में जिसका नाम है धावन सोडा, यानी कि कपड़े धोने वाला जो आपका सोडा होता है या जो पाउडर होता है वो होता है धावन सोडा। धावन सोडा, इस धावन सोडे का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से ही होता है। ये इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट।
अब आपको समझ में आ रहा होगा ये तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्या है? ये है जल के क्रिस्टल अणु। क्या है? जल के क्रिस्टल। यानी जब आप जो आपके डिटर्जेंट पाउडर है उसका जब आप हाथ में लेते हो तो कुछ नमी सी आ जाती है, तो वो जो नमी है वो इसके कारण आती है आपके। तो इसका जो निर्माण होता है वो साल्वे विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? साल्वे विधि द्वारा। इसका निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है, आपने जब सोडियम बाइकार्बोनेट अभी पढ़ा है उसी से इसका निर्माण किया जाता है। तो देखिए, जब मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के जब दो अणुओं को गर्म करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये तो उड़ जाती है। अब बचा ये जो प्रोडक्ट है अपना वो ये है। इसकी अभिक्रिया जब 10 जल के अणुओं के साथ कराई जाती है, 10 क्रिस्टल जल के अणुओं के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? धावन सोडा। क्लियर? आप सभी को समझ में आ गया होगा कि धावन सोडा कैसे बनता है। अब हम पढ़ेंगे इसके गुणों के बारे में। इसके गुण वही है कि ये भी क्या होता है? श्वेत क्रिस्टल होता है, जल में विलय होता है, क्लियर? इसका जो विलयन होगा वो क्षारीय विलयन होगा। यानी जब भी जल में घोला जाएगा तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। और जब इसे आप गर्म करोगे, क्या करोगे? गर्म, यानी किसको? इसको। यानी कि सोडियम कार्बोनेट को जब उसके क्रिस्टल 10 जल अणुओं के साथ गर्म करोगे तो हमें मिलता है सोडा ऐश। क्या मिलता है? सोडा ऐश। क्या होंगे? वो 10 की जल के अणुओं को त्याग कर देगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? सोडा ऐश। इसका उपयोग देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं इसके उपयोग। इसका उपयोग किस में होता है? वस्त्र उद्योग में, यानी वस्त्र धोने में, अभिगर्मक के रूप में, यानी कि प्रयोगशाला जो अभिकर्मक होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और अपमार्जक में इसका यूज होता है, यानी जब आप डिटर्जेंट बनाते हो तो उसमें इसका यूज होता है। कागज उद्योग में इत्यादि में इसका उपयोग होता है। आप सभी को ये समझ में आएगा होगा कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ जो 10 जल अणु हैं वो क्या है, उसके उपयोग क्या है, या वो कैसे काम में आता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे अगले यौगिक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले कंपाउंड के बारे में, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है हमारे अगले कंपाउंड का? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम POP भी कह सकते हैं। इस POP का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है ये। आप सभी को अभी जैसे मैंने पढ़ाया था कैल्शियम कार्बोनेट, उसके अंदर जल के अणु जो थे वो भी इस प्रकार इसमें भी हैं। इसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। इसका जो निर्माण है सबसे पहले पेरिस में किया गया था, इसलिए हम इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण किया गया था जिप्सम के द्वारा। जिप्सम आप सोच रहे हैं अब क्या है, तो वो यही है, बस इसमें क्या होता है, 2 जल के अणु हो जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना है? हाफ, इसमें 2 है। जब इसको क्या किया गया था,
थोड़ा गर्म टाइप किया गया था। कैसे किया था? गर्म टाइप। तो इसके 2 जल के अणु क्या हो गए? त्याग दिए गए। कैसे होंगे? त्याग दिए गए। 2 जल के अणु में से इसको जैसे त्यागा गया तो कितने बचे? हाफ यहाँ पर। और जो बचे हुए थे वो कुछ इस तरीके से बाहर आ गए। तो ये जो हमें मिलता है ये प्रोडक्ट, ये है हमारा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस घूमने चले तो वो ये पेरिस है। अब इसके कुछ गुण हैं तो वो क्या है? तो देखिए, ये श्वेत ठोस चिकना होता है। क्या होता है? ठोस चिकना पदार्थ होता है। ठोस चिकना पदार्थ होता है। अगर इसे हम खुला छोड़ दें वायु में, किसको? इस पीओपी को, छोड़ने पर ये कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? ठोस पदार्थ बन जाता है। ठोस कठोर हो जाता है। तो वो कैसे होता है? तो वो देखिए एक अभिक्रिया के द्वारा। जैसे ही आपने इसको हवा में खुला छोड़ दिया तो हवा में क्या होगी? आपके नमी होगी। क्या होगी? नमी होगी। तो उस नमी के कारण ही ये क्या हो जाता है? वापस जिप्सम में बदल जाता है। किस में चेंज हो गया? ये वापस आपके जिप्सम में चेंज हो गया। इसे हम जिप्सम कहते हैं। अब इसके कुछ उपयोग हैं। इसके उपयोग क्या हैं? इसके उपयोग जैसे सजावटी मूर्ति बनाने में या सजावटी सामान बनाने में। टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने से मतलब है कि जब आपके प्लास्टर बना जाता है हाथ या पैर टूटने पर, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके बहुत सारे जैसे खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा कि ये सारे यौगिक क्या है। हमने डेली लाइफ में यूज़ होने वाले जितने भी ये यौगिक हैं वो क्या है ये। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये फिनिश होते हैं यहाँ पर। अब हम इसमें पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है साबुन अपमार्जक, वो हमारे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का अगला टॉपिक जो है लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, साबुन अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक आप जानते हैं क्या होते हैं। साबुन के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन अपमार्जक क्या होता है इसके बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं। अपमार्जक को इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्जेंट कहते हैं।